नमस्कार मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ संचलित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, जुड़े हम. मित्रों, इस पाठ में हमें संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है. तो सबसे पहले संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? दो वर्ण या अधिक वर्ण एक दूसरे से जुड़कर जो अक्षर बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं. जैसे ज्वाला, स्वर, सर्वत्र, पृथ्वी, बुद्ध. अब देखिए इन शब्दों में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? ज्वाला इस अक्षर में ज्व यह संयुक्ताक्षर है. यह वर्ण ज और व इन दोनों वर्णों की सहायता से बना हुआ है. उसी तरह स्व, इसमें स और व इन दो वर्णों से स्व यह नया अक्षर बना हुआ है. सर्वत्र, इसमें रव यह जो संयुक्ताक्षर है यह र और व इन दो वर्णों से बना हुआ है. त्र, त और र इन दो स्वरों से या दो वर्णों से त्र यह अक्षर बना हुआ है. उसी तरह पृथ्वी, इस शब्द में प और रु इन दो वर्णों से प्रु यह अक्षर बना हुआ है. थ्वी, इसमें थ और व इन दो वर्णों से थ्व यह अक्षर बना हुआ है. उसी तरह बुद्ध, इसमें द और ध यह दो वर्ण मिलकर ध यह वर्ण बना हुआ है, यह अक्षर बना हुआ है. उसी तरह श, ट और र इन तीन वर्णों की सहायता से स्ट्र यह अक्षर बना हुआ है. इस तरह दो या अधिक वर्ण एक दूसरे से जुड़कर जो अक्षर बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं. अब ये संयुक्ताक्षर बनाने के तरीके जो है वो अलग अलग है. उसमें पहला प्रकार है पाई हटाकर जुड़े हम. इस प्रकार में जिन वर्णों के दाहिनी ओर खड़ी पाई होती है उसे हटाकर अगला वर्ण जोड़ दिया जाता है. अब ऐसे दाहिनी ओर खड़ी पाई वाले वर्ण कौन से हैं? तो हमारी वर्णमाला में ख, ग, घ, छ, ज, झ, न, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, श, श, स, ज्ञ और क्ष, इन सभी वर्णों का अगर हमने निरीक्षण किया तो उनके दाहिनी ओर एक खड़ी पाई है. खड़ी पाई इसका मतलब हम मराठी में उसे कहते हैं ऊभी रेशा. तो संयुक्ताक्षर बनाते वक्त यह खड़ी पाई हटाकर अगला वर्ण उसे जोड़ दिया जाता है. जैसे कि उदाहरण के लिए है ग्वाला. तो देखिए ग्वाला, ग्वा, इसमें ग और व इन दो वर्णों की सहायता से नया वर्ण बना हुआ है ग्व. तो देखिए यह ग की खड़ी पाई जो है यहाँ से निकालकर उसे व जोड़ दिया गया है, बन गया ग्वा. उसी तरह गुच्छ, इसमें छ की खड़ी पाई हटाकर उसे अगला वर्ण मतलब छ जोड़ दिया गया है. उसी तरह चप्पल, इस शब्द में प
आधा प मतलब पहले प की खड़ी पाई निकाल कर उसे फिर से पूरा प जोड़ दिया गया है। डिब्बा, इसमें भी देखिए पहले ब की खड़ी पाई निकाल कर मतलब हटाकर उसे फिर से पूरा ब जोड़ दिया गया है, बा। पत्थर, इस शब्द में थ तो की खड़ी पाई निकालकर उसे अगला वर्ण थ जोड़ दिया गया है। मुख्य, देखिए इसमें भी ख इस वर्ण की खड़ी पाई निकालकर उसे य जोड़ दिया गया है। लक्ष्य, इसमें भी क्ष यह जो वर्ण है उसकी खड़ी पाई निकालकर उसे य जोड़ दिया गया है। ध्यान, ध की खड़ी पाई निकालकर उसे य जोड़ दिया गया है। इस प्रकार खड़ी पाई हटाकर हम संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। प्रकार दूसरा, हल लगाकर जुड़े हम। हल लगाकर जुड़े हम, मराठी में हम उसे कहते हैं पाय तोडणे। अक्षराचा पाय तोडायचा म्हणजे त्या अक्षराच्या खाली अशी तिरपी रेषा द्यायची असते, त्याला म्हणतात पाय तोड़ने। उसे ही हिंदी में हल लगाकर कहते हैं, हल लगाना कहते हैं। तो इस प्रकार में संयुक्ताक्षर बनाते वक्त पहले वर्ण को हल लगाकर फिर अगला वर्ण उसे जोड़ा जाता है। तो अभी ऐसे हलंत वाले वर्ण कौन से हैं? तो देखिए छ, टो, ठो, डो, नुक्ते वाला ड, ढ, नुक्ते वाला ढ, ड़ और ह। यह जो वर्ण है यह हलंत वाले वर्ण है। तो इनकी सहायता से वह संयुक्ताक्षर कैसे बनाते हैं? तो देखिए उदाहरण के लिए सिद्धू, इसमें धु यह संयुक्ताक्षर है, आधा द और उसे ध जोड़ दिया गया है। इसमें द को हलंत किया गया है। उसी तरह लड्डू, इस शब्द में डू पहले ड लिखा है उसको हलंत किया गया है और बाद में उसे पूरा ड जोड़ दिया गया है, लड्डू। उसी तरह बाह्य, द्वार, खट्टा, वांग्मय, गड्ढा, गट्ठर, यह शब्द जो है मतलब इन शब्दों में आए जो संयुक्ताक्षर है यह इस तरह हलंत लगाकर मतलब हल लगाकर जुड़े हुए हैं। अगला प्रकार है तीसरा प्रकार, आधे होकर जुड़े हम। यह प्रकार केवल हमारी वर्णमाला के क और फ इन वर्णों से ही संबंधित है। इस प्रकार में संयुक्ताक्षर बनाते वक्त पहले वर्ण को आधा किया जाता है, बाद में अगला वर्ण उससे जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए मक्खी, सिक्का, रफ्तार, डॉक्टर, शगुफ्ता, मुजफ्फर। तो देखिए पहला शब्द मक्खी, इसमें क जो है क और ख इन दो वर्णों की सहायता से संयुक्ताक्षर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क को आधा किया गया है और उसे अगला वर्ण जोड़ दिया गया है। उसी तरह सिक्का, इसमें भी पहले आधा क और उसमें बाद में पूरा क जोड़ दिया गया है। रफ्तार, इस शब्द में फ को आधा किया गया है और फिर बाद में उसको तो जोड़ दिया गया है। तो इसी तरह क और फ इन वर्णों का ही इसमें समावेश होता है। इन वर्णों से संबंधित यह प्रकार है। देखिए यहाँ पर क और ख, फ और त इन दो वर्णों की सहायता से थ बना हुआ है। प्रकार चौथा, विभिन्नता से जुड़े हम। यह प्रकार भी हमारी वर्णमाला के केवल र इस वर्ण से संबंधित है।
इस प्रकार में संयुक्ताक्षर बनाते वक्त अलग अलग तरीके से र को जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला प्रकार देखिए, वर्ग, सुवर्ण, चर्म और धर्म। इसमें दूसरा जो वर्ण है उसमें र की मात्रा जोड़ते समय उस पर एक आधा चांद उसमें लगाया गया है, जिसे मराठी में हम रफार कहते हैं। प्रकार दूसरा, क्रम, इंद्र, सत्र, अग्र। देखिए इन शब्दों में र जोड़ते समय उस अक्षर के खड़ी पाई पर बाईं ओर टेढ़ी रेखा खींची जाती है। देखिए जैसे कि क्रम, इंद्र, सत्र, अग्र। खड़ी पाई जो है उसके बाएं ओर यहाँ पर एक टेढ़ी रेखा खींची हुई है। यह दूसरा प्रकार हुआ। अब तीसरा प्रकार देखिए, ट्रक, राष्ट्र और ड्रम। इसमें र जोड़ते समय ट्र को इस तरह नीचे एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह जुड़ा हुआ है। ड्रम, ड्र में भी इस तरह एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हम अलग अलग प्रकार से संयुक्ताक्षर बना सकते हैं। अब आगे देखिए, इस पाठ में कुछ अलग बातें हमें बताई गई है। मुखर वाचन किसे कहते हैं? मुखर वाचन, इसका मतलब पठन करते समय उच्चारण होना आवश्यक है, आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, मतलब मेरे मुंह से उन शब्दों का उच्चारण हो रहा है। इसे कहते हैं मुखर वाचन। इस वाचन में आँख और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है या उपयोग करना पड़ता है। अब दूसरा प्रकार इसमें मौन वाचन किसे कहते हैं? मौन, इसका मतलब शांत रहना, शांत रहकर पठन करना। मौन वाचन, इसका मतलब मन ही मन पठन करना, केवल नज़रों से पढ़ना। इसमें पढ़ते वक्त पढ़ने वाले के मुंह से आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यह दूसरा प्रकार जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप अगली कक्षा में जाओगे, आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको इस मौन वाचन का महत्व जो है आपके ध्यान में आएगा। तो मौन वाचन में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मन ही मन पढ़ना चाहिए। इसमें केवल आँखों का उपयोग होता है। अब देखिए आगे, अनुलेखन किसे कहते हैं? अनु, इसका मतलब देखकर, लेखन मतलब लिखना। देखकर लिखना उसे कहते हैं अनुलेखन। जैसे कि आप गृहपाठ करते हो, उस वक्त आप प्रश्नों के उत्तर अपने किताब में ढूंढकर देखकर लिखते हैं, उसी तरह गाइड में देखकर लिखते हैं, उसे कहते हैं अनुलेखन। जैसे कि वैसा लिखना, जैसा किताब में है वैसा ही लिखना, व्याकरण के अनुसार, शुद्ध लेखन के अनुसार अपना लेखन होना चाहिए, यह इसमें अभिप्रेत होता है। दूसरा है श्रुत लेखन किसे कहते हैं? श्रुत, इसका मतलब सुनना, लेखन इसका मतलब लिखना। सुनकर लिखना उसे श्रुत लेखन कहते हैं। जैसे कि कभी कभी स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाते समय अपने कॉपी में लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन वे फलक पर लिखकर नहीं देते, वे अपने मुंह से बोलते हैं
और आपको लिखना पड़ता है, मतलब सुनकर लिखना पड़ता है। इसे कहते हैं श्रुत लेखन। अब इस पर आधारित गृहपाठ आपको पूर्ण करना है। गृहपाठ में इसी पाठ में आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वे देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का मुखर वाचन करके अनुलेखन करो और संयुक्ताक्षर के नीचे रेखा खींचो। तो देखिए नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उनका आपको मुखर वाचन करना है और इसमें जो भी संयुक्ताक्षर आए हैं उनके नीचे रेखा खींचना है, वह आपको पहचानना है। सोआ, मेथी, पालक, चौलाई, हर सब्जियां मन को भाएं। बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू लाओ। लाल टमाटर को मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ। हर बीमारी को दूर भगाओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करके संयुक्ताक्षर के नीचे रेखा खींचो। देखिए इसमें आपको मौन वाचन करना है और इसमें भी जो संयुक्ताक्षर आए हुए हैं उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है, उनको पहचानना है। पहला वाक्य है, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। रक्तदान जीवनदान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। इंद्रधनुष्य के रंगों की तरह मिलकर रहो। इस तरह यहाँ पर यह पाठ पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।